नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम शुरू करना चाहते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वेक्षण नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई है इस पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत में कार्रवाई पर भी रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को भी कहा है इस पूरे मामले में। तो ये है पूरी खबर। इस पर और जानकारी के लिए सीधा चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान के पास। कमाल साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब अयोध्या का मामला सामने आया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया था कि अब इसमें तो फैसला हो रहा है, इसके साथ यह भी साफ कर दिया जाए कि अब और जो इस तरीके के मामले हैं जिनको डिस्प्यूटेड बताया जाता रहा है, वहां पर अब इस तरीके की दलील नहीं दी जाएगी। आपको लगता है उसी दिशा में यह एक पहल है जो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की है? नहीं, दरअसल अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पे ये बात कही है। इसका इतिहास ये है कि 1991 में कुछ स्थानीय पुजारियों ने बनारस के एक वहां की कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया जिसमें ज्ञानवापी जो कॉम्प्लेक्स है उसका एएसआई से सर्वेक्षण कराने वगैरह की मांग की और कहा कि यहां पे पहले मंदिर था जिसको तोड़ करके मुगल शासकों ने यहां पे मस्जिद बनाई है। वो जो मुकदमा चल रहा था उसके ऑर्डर को, उस कोर्ट के ऑर्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस साल मार्च में उस पे अपने फैसले को रिजर्व कर लिया। ये जो दूसरी पिटीशन है इसके ऊपर बनारस की अदालत ने अप्रैल में एक ऑर्डर जारी कर दिया और कहा कि एएसआई वहां पे सर्वे करे और ये देखे कि ये जो क्लेम्स हैं, दावे हैं कि वहां पे मंदिर था उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ये दावे सच हैं या नहीं हैं। इसके लिए एक 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाए जिनमें 2 मुसलमान हो, 2 हिंदू हो और एक एएसआई का एक्सपर्ट हो जो इस मामले की निगरानी करे, जो फिजिकल सर्वे वहां पे होना है। इसको सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि जब इसी मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो करके एक ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, मसला पेंडिंग है, सब जुडिस है, तो एक सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है हाई कोर्ट को ओवररूल करके कैसे उसमें कोई फैसला दे सकती है। हाई कोर्ट ने आज यही कहा है कि जो बनारस की जो अदालत है, जबकि यह मामला वहां पे पेंडिंग है, उसको इस तरह का एएसआई से सर्वे कराने का, ऑर्डर करने का कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने फिलहाल इसके ऊपर स्टे कर दिया है और बनारस में जो लोअर कोर्ट है जहां पे ये सिविल कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, वहां पे सुनवाई की एक ऑनगोइंग प्रोसेस के बीच में उन्होंने ये सर्वे का ऑर्डर किया था। तो जो सुनवाई वहां हो रही थी उसके ऊपर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और 2 हफ्ते के बाद फिर से लोगों से हलफनामा दाखिल करके अपनी बात कहने के लिए कहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और आइए अब रुख करते हैं हमारी दूसरी खबर जिस पर हम एक बहस भी करेंगे और वो खबर है जन्मदिन पर छवि सुधार की कोशिश। क्या ये होने वाला है? अब देखिए, हम सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आने वाला है। वो 17 सितंबर को 71 साल के हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री पर केंद्रित 3 हफ्ते का एक कार्यक्रम, ऐसा बताया जाता है, शुरू होने वाला है। 7 अक्टूबर को गुजरात संभालने के 20 साल पूरे होंगे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के 71वां साल होगा। 7 अक्टूबर 2001 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे। इस दौरान मनेगा सेवा और समर्पण अभियान, ये जानकारी हमको मिली है। और 17 सितंबर से एक कार्रवाई शुरू होगी जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री ने जो किया है, जो योजनाएं हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजों पर अभी चर्चा चल रही है कि वो किस तरीके से किया जाए। कुछ अंश जो आज मीडिया रिपोर्ट्स में आए हैं, आइए आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। जन्मदिन पर क्या है विराट आयोजन, यानी कि 17 सितंबर से वो विराट आयोजन क्या है। तो 14 करोड़ राशन बैग बटेंगे, जाहिर सी बात है उसके अंदर राशन होगा। हर बैग पर प्रधानमंत्री की तस्वीर होगी जो कि अभी भी है। 5 करोड़ पोस्ट कार्ड डाले जाएंगे, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए ये पोस्ट कार्ड डाले जाएंगे।
71 जगह नदियों को साफ किया जाएगा क्योंकि उनका 71वां जन्मदिन है। 71 साल के प्रधानमंत्री हो रहे हैं। कोविड टीकाकरण के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए वीडियो भी बनेंगे कि थैंक यू। वो आपने देखा होगा, तमाम पोस्टर तो अब लगी गए हैं और इसको किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है मीडिया की रिपोर्ट्स में। प्रधानमंत्री के जीवन और कर्म पर कार्यक्रम और प्रदर्शनियां भी दिखाई जाएंगी। इस पर भी कुछ योजना रिपोर्ट्स बताती हैं कि बन रही है। कोविड में मां पिता को खो देने वाले बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, ये तो एक अच्छी पहल है। प्रधानमंत्री को मिले स्मृति चिन्हों की नीलामी होगी और गुजरात सरकार 7100 गांवों में रामधुन कार्यक्रम करेगी। तो ये सब जानकारी है जो कि अभी तक मिली है। तो सवाल इंडिया का जो बड़ा सवाल है वो है ये, जन्मदिन पर क्या छवि सुधारने की कोशिश की जा रही है? यानी कि बीजेपी एडमिट कर रही है कि दूसरी लहर में जिस तरीके से सवाल उठे सरकार के ऊपर तो छवि बिगड़ी और उस छवि को सुधारने का मौका प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू हो रहा है। अगला सवाल, क्या यह सियासी केक हाल की तकलीफें भुला देगा? यह है सबसे बड़ा सवाल भाई। आप लाख फोटो लगाएं, थैंक यू बोलें, यह जख्म कुरेदेगा या जख्म भरेगा? यह बड़ा सवाल है। और तीसरा सवाल, क्या विपक्ष के पास इस सियासी केक का जवाब है? बर्थडे केक की बात हो रही है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अभय दुबे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, रेणु मित्तल वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेणु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम तिवारी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, देश रत्न निगम, राजनीतिक विश्लेषक, विचार कुछ आरएसएस और कुछ बीजेपी की ओर रुझान रखते हुए। और महेश वर्मा जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है, नेता भारतीय जनता पार्टी। तो वर्मा जी, आपसे शुरू करें। तो देखिए, 71 साल के प्रधानमंत्री होंगे, उनका प्रधानमंत्री हैं, उनका 71वां जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे बोलना बनता है, उनको विश करना भी बनता है। लेकिन ये जो योजना बन रही है, आप भारतीय जनता पार्टी उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे वो जो मूल प्रश्न है वो पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि ये जो छवि सुधारने का प्रयास है उससे जख्म भरेंगे या जख्म और कुरेदे जाएंगे? संकेत जी, प्रधानमंत्री और वो भी ऐसे प्रधानमंत्री का जिनका जन्मदिन हम सभी के लिए, हम सभी देशवासियों के लिए जो है किसी प्रेरणा पुंज से कम नहीं है। वो ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है जो बिना प्रधानमंत्री रहे बगैर ही देश में उनके जैसे सरीखे, उनके जैसे व्यक्तित्व का आदमी ना होते हुए भी उनको भारत माता का, जिनके नाम से मंदिर बनाया गया, एक परिवार और एक कह लीजिए कि एक परिवार का या एक वंशवाद का दिन था कि ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया गया। तो ये वैसे प्रधानमंत्री नहीं है, ये वैसे प्रधानमंत्री है जिनकी विलक्षण प्रतिभा का लोहा जो है दुनिया भी मानती है, जिनकी ना होली अपनी होती है ना जिनकी दिवाली अपनी होती है। पिछले कोरोना काल में भी उन्होंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया। अब ऐसे प्रधानमंत्री के हम जन्मदिन ना मनाएंगे तो किसकी मनाएं? क्या हम उनकी बनाएं जो बिन कुछ किए भी इस देश में अपने आप को महिमा मंडित करते हुए घूम रहे हैं? नहीं, या जन्मदिन मनाने पर मेरा सवाल तो है ही नहीं वर्मा जी। मैंने इसीलिए बोला, पहले पूरा देश उनको हैप्पी बर्थडे बोलेगा, मैं भी बोलूंगा, हम सब बोलेंगे। लेकिन सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि अगर एक दूसरी लहर हुई, दूसरी लहर के बाद हमने देखा उसकी हैंडलिंग पर बहुत सवाल उठे हैं, तो आपको लगता है कि ये जब बार बार थैंक यू के पोस्टर लगेंगे, उनकी जीवन पर कार्यक्रम और प्रदर्शनियां होंगी, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए पोस्ट कार्ड डाले जाएंगे और हर राशन के बैग पर प्रधानमंत्री की तस्वीर होगी, तो इससे क्या वो सुधार हो पाएगा? ये मेरा सवाल था। मैं एक बार दुबे जी के पास जाना चाहता हूं, उसके बाद फिर वापस आपके पास आऊंगा। अभय दुबे। संकेत जी, देखिए, नरेंद्र मोदी जी को भगवान दीर्घायु दे, उनका अच्छा स्वास्थ्य रखे। हमारे भी प्रधानमंत्री जी महेश वर्मा जी के नहीं है। और मुझे याद है हर प्रधानमंत्री जी, जैसे पंडित नेहरू थे तो उनका जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंदिरा जी के जन्मदिवस को कौमी एकता दिवस के रूप में, राजीव जी के सद्भावना दिवस के रूप में, अटल जी को सुशासन दिवस के रूप में। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतने काम किए, मैं तो
तलाश रहा था कि क्या उपमा उस दिवस को दी जाए जब जन्मदिन है। क्या राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस हम उस दिन मना सकते हैं? क्या किसान द्रोही दिवस मना सकते हैं? क्या पूंजीपति पूजन दिवस मना सकते हैं? क्या ऑक्सीजन की कमी से जो त्राहिमाम लोगों ने किया? तो इस प्रकार के मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि कोई एक अच्छा सा नाम क्वाइन करें ताकि प्रधानमंत्री की स्मृतियों को चिरस्थायी ये देश कर पाए। मैं तो हतप्रभ हूं। अभी मेरे जो साथी बता रहे थे, एक उपलब्धि तो बताइए। जो अनर्थ नीति प्रधानमंत्री जी ने जारी की, जिससे जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, मोनेटाइजेशन और डीमोनेटाइजेशन, उससे देश ने हाल देख लिया। और ये महामारी नहीं, महामारी के पहले अगर आप आरबीआई की रिपोर्ट उठाकर देखेंगे, जिसमें एसबीआई ने रिसर्च किया और बताया कि 58 साल की भीषणतम क्रेडिट ग्रोथ गिरी हिंदुस्तान में। उसके पहले की रिपोर्ट थी कि 45 वर्ष के इतिहास रच दिया बेरोजगारी का हिंदुस्तान ने। एनएसओ की रिपोर्ट बता रही जी ने ना, आपने मेरा जो मूल प्रश्न था उसका जवाब नहीं दिया। आपको लगता है कि जो ये प्रयास किया जा रहा है घनश्याम तिवारी जी, उससे लोगों को राहत मिलेगी या एक छवि सुधरेगी, या लोग और इरिटेट होंगे कि एक तो हमने इतना सफर किया, उसके ऊपर से यहां थैंक यू हो रहा है? आपको क्या लगता है? नमस्कार संकेत, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। लगता है कि ये इससे लोगों की झुंझुलाहट और गुस्सा और बढ़ेगा। जहां पर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं है और समूचा राज्य ऐसा है जहां पे प्रतिदिन आपको बच्चों की दुखद दास्तान अखबारों में दिखाई देता है किस तरीके से माता पिता या तो बीमार बच्चे को या मृत बच्चे को कंधे पर, बाइक पर, ऑटो पर लेकर के जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार कभी कहती है कि हम इस हर्षोल्लास से दिवाली मनाना चाहते हैं, कभी कहती है कि हम प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाना चाहते हैं। ये अद्भुत नजारा है कि एक तरफ समूचा प्रदेश या तो बाढ़ में डूब रहा है, बीमारी में डूब रहा है, देश भर में अर्थव्यवस्था तबाह है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जो हर चीज में हर्षोल्लास खोज रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हो या फिर कोई त्योहार हो। तो ऐसे में ये लोगों को चिढ़ा रहे हैं कि किसान आंदोलित हो जाएं, उनका सिर फोड़ दिया जाए, बच्चे मर जाएं, बीमारी में व्यवस्था ना हो, बाढ़ में गांव बह जाएं, शहर डूब जाएं। लेकिन हर्षोल्लास भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। जनता को बेवकूफ बनाना, जनता का माहौल उड़ाना, मजाक उड़ाना, ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का प्रयोजन। जी रेणु मित्तल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपका क्या विश्लेषण है? रेणु जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? रेणु मित्तल जी नहीं आ रही है जी। मैं आपका विश्लेषण जी रेणु जी, अच्छा ये ऑडियो वीडियो ठीक करते हैं और उसके बाद वापस आएंगे। देशरतन जी, देखिए ये जो तमाम चीजें हैं जो होने वाली हैं, जो रिपोर्ट्स में आज हमने देखी कि हर बैग पे प्रधानमंत्री की तस्वीर रहेगी, राशन के बैग पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद वाले पोस्ट कार्ड जाएंगे, 71 जगह नदियों को साफ किया जाएगा, कोविड टीकाकरण के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए वीडियो दिए जाएंगे। एक चीज जो इसमें बहुत अच्छी लगी वो ये था कि कोविड में मां पिता को खो देने वाले बच्चों का पंजीकरण शुरू होगा, तो ये तो एक स्वर्णिम पहल है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो हो रहा है, वही मुख्य सवाल, इससे क्या एक छवि सुधरेगी या एक झुंझलाहट और बढ़ेगी समाज में कि हमारा कुछ भला तो हुआ नहीं, धन्यवाद और बुलवाया जा रहा है? ये संकेत जी, ये जो महामारी के संकट से भारत गुजरा है, सारा विश्व गुजरा, और जो सरकारें जहां जहां भी थी उनकी छवि पे थोड़ा बहुत तो असर पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकारों की प्रतिक्रिया क्या रही? सरकार ने कमर कसी और जो अचानक से कोविड सेकंड वेव आया था उससे निपटने के लिए मैदान में उतर गए। देखिए, प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, रिस्पांस कैसा रहा सरकार का वो बहुत जरूरी। वो हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं गए और जो भी उनके संसाधन या थे उनको उन्होंने झोंक दिया और हम निकले उससे बाहर। अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा, उसका कोई बुराई नहीं है, उस अर्थव्यवस्था से भी हम लोग बाहर धीमे धीमे निकल रहे हैं। और IMF नहीं, देशरतन जी अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि आप बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, इस वजह से मैं भी बिल्कुल आपको काउंटर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि एक सवाल ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई आपकी तैयारी कहां थी? अगर आपने तैयारी की होती, आप जनवरी में तो, आप माने सरकार, जनवरी में तो आप घूम घूम के बोल रहे थे कि पैंडेमिक खत्म, बिगिनिंग ऑफ द एंड। मुझे याद है मेरे इंटरव्यूज में बोला है उस समय के हेल्थ मिनिस्टर ने कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, और उसके बाद तो फिर ऐसा एंड हुआ कि हमने देखा।
तो आपको जी, लगता है देखिए, सवाल ये भी पूछे जाएंगे भाई आपकी तैयारी कहां थी? अभी तो आप थैंक यू बोलने कह रहे हैं, लेकिन उस समय अगर आपने संकेत जी- तैयारी कर ली होती तो शायद इतने लोग मरते नहीं। संकेत जी, वायरस ने जब सेकेंड वेव में उसका जो बिहेवियर था वो एकदम अलग प्रकार का था। WHO को पता था, किसी भी सरकार को दुनिया में नहीं पता था वायरस कैसे बिहेव करेगा, तो अचानक हुआ और ये हर जगह हुआ, ऐसा नहीं भारत में हुआ, हर जगह महामारी अपने स्वरूप के अनुसार उसने बहुत लोगों की जानें दी और बहुत घटनाएं भी, ये हमने भी देखा, आपने भी देखा। तो ये नहीं कह सकते कि सारी सरकारें दुनिया में हो गई, अचानक जो आया, लेकिन सबने अपनी कमर कसी, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, सबने। तो उसी तरह रिस्पॉन्स हमें देखना पड़ेगा। और दूसरी रही बात, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल होता है वो चुनाव हारने के लिए नहीं आता है, चुनाव जीतने के लिए आता है। नहीं, वो बात तो सही ये है, जो- लेकिन फिर अगर ऐसा है तो छवि सुधारने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है अगर सब कुछ इतना अच्छा है? ये भी तो एक सवाल पूछा जाएगा। रेणु मित्तल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। रेणु जी, आपको क्या लगता है कि ये जो कार्यक्रम है जो कि 17 सितंबर से शुरू होगा, ये अगर बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर ये छवि सुधारने के लिए है तो क्या वो मकसद पूरा होगा? देखिए, बीजेपी जो है बहुत लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंची है। वो जो थी, वो पार्टी जो इश्यूज पे फोकस थी, आज पूरी तरह से पर्सनालिटी पे फोकस है। एक नरेंद्र मोदी है जिसके चारों तरफ पार्टी और पूरा हिंदुस्तान बीजेपी की नजरों में घूमता है। तो ये जो कोविड में हुआ है, जिस तरह से पीएम का इमेज खराब हुआ, जिस तरह से उनको एक बहुत जबरदस्त एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी पड़ी, मुझे लगता है कि ये एक दूसरा राउंड है उसमें। और इसका मेन फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि वो चाहते नहीं कि योगी जी इनको ओवरशैडो कर दें। फोकस पूरा का पूरा मोदी जी पे ही रहना चाहिए, इसलिए मोदी जी का बर्थडे भी होगा, मोदी जी के नाम पे राशन कार्ड भी बटेगा, फोटो भी होगा। अब हमारे वैक्सीनेशन पे तो लगा ही हुआ है फोटो। लोग कहते हैं और कौन कौन सी जगह है जहां बची है, जहां फोटो लगनी चाहिए और नहीं लगी। उजाला के आपने देखा बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं हर पेट्रोल पंप पे, कहीं आप जाइए तो वो दिखता है मोदी जी मोदी जी। दाढ़ी लंबी होती जा रही है पर इमेज में कोई इतना सुधार आया नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस वाले जो इनका एक एंटरप्राइज है, जो एक मुहिम शुरू करने वाले हैं ये, कि पीएम पे फिर फोकस, पर पीएम पे क्या से फोकस हटा ही कहा था? हर चीज में तो पीएम का फोकस था। कोरोना में भी पीएम पे फोकस था कि वो कुछ नहीं कर पाए, गवर्नेंस पुअर, डिलीवरी जीरो। और उसमें हमने देखा कि बस सिर्फ एक ताली बजा लो, थाली बजा लो, पता नहीं क्या क्या बजाने को बोले, उसके आगे कुछ नहीं हुआ। वैक्सीनेशन में भी हमने जहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स और देश खर्च कर रहे हैं, हमने उस पर फोकस ही नहीं किया क्योंकि हम बहुत पीछे रह गए उस एक्सरसाइज में। अब वो कृपा है शायद ऊपर वाले की कि लोग अभी तक बचे हुए हैं, नहीं तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है इस सरकार में। पीएम जो है, जो उनके जो टास्क फोर्स हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। उनका पहले फोकस रहा वेस्ट बंगाल, अब उनका फोकस है यूपी इलेक्शन। ये पूरी एक्सरसाइज जो है यूपी इलेक्शन के लिए हो रही है। और ये हो रही है कि मोदी जी जो है वो सुप्रीम लीडर है। महेश वर्मा जी, ये दो बातें जो मुख्य रूप से आई हैं रेणु मित्तल जी के विश्लेषण में, वो ये हैं कि ये चुनाव के लिए हो रहा है उत्तर प्रदेश के, और जो दूसरी बात कह रही हैं कि कहीं योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ ना जाए, इस वजह से दोबारा से ये एस्टेब्लिश करना बीजेपी में कि अभी मोदी जी ही चेहरा है। इस वजह से जितना उनके बारे में आपको जानना है, जितनी प्रदर्शनियां देखनी है, जितना धन्यवाद बोलना है, पोस्टर लगाना है, और राशन के थैले जितने हैं, उन सब में उनकी शक्ल चस्पा हो जाए। आपके विचार? रेणु मित्तल जी की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे, नहीं, रेणु मित्तल जी की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस देश के लिए वैसे ही हैं जैसे कि उनको कोई जानता नहीं हो, पहचानता नहीं हो, उनके काम से कोई वाकिफ ना हो। बहुत जल्दी रेणु मित्तल जी जैसे जीनियस पत्रकार, इनको मैं बरसों बरस से जानता हूँ, बहुत अच्छी पत्रकारिता करती रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जहन में तो ये बात रख के बात करनी होगी ना कि जब इस देश में कोरोना आया तो एक लैब था, यहाँ कोई आईसीयू बेड नहीं था, ऑक्सीजन बेड नहीं था। हमारी भाई आप मुझे बताइए वर्मा जी, तो इसके सवाल किससे पूछे जाएं? ये सवाल किससे पूछे जाएं कि पीएम केयर के वेंटिलेटर सही जगह पहुंचे कि नहीं पहुंचे? ये सवाल किससे पूछे जाएं कि जब वेव चरम पर थी तब रैलियां चल रही थी,
लाखों लाख लोगों की भीड़ का हवाला दिया जा रहा था, ये भी तो सब सवाल हैं। जी तो अगर छवि खराब नहीं हुई तो फिर ये करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? नहीं, मैं वही बता रहा हूं, ये थैंक यू जो आप इसको जिस तरह का इसको लोगों को बताना चाह रहे हैं, ऐसे आपके बातों से लग रहा है, या जिन लोगों से आप पूछ रहे हैं वैसे अरे नहीं महेश जी, मैंने तो आज अखबार पढ़ा, उसमें ये सब लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये थैंक यू उन लोगों के लिए है संकेत जी, ये सुन लीजिए, ये इमेज बिल्डअप करने की बात नहीं है, ये उन लोग नहीं, पूरी बात सुन लीजिए, मेरा जवाब सुनने के बाद फिर सवाल करिए, मुझे अच्छा लगेगा उस जवाब को देने। बोलिए। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पे हमारी पार्टी मना रही है, हमारे लोग मना रहे हैं, हम देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने भी देखिए ये अपने जन्मदिन को उनको समर्पित किया है जो कोरोना में काम आए हैं, जब कोरोना में देश को अभय दुबे और घनश्याम तिवारी, आप संतुष्ट हैं? नहीं, और लोगों का भी तो ले लूं, इतना लंबा स्पष्टीकरण दे दिया आपने। एक सेकंड, दुबे जी और तिवारी जी। प्रमुख आज तक टीका नहीं लेती है, आपने बिल्कुल अभय दुबे को टीका लेकर जो है टीका के ऊपर छाती पीटते रहे, उन लोगों से आप सवाल पूछ रहे हैं। उन लोगों की मीटिंग में मोदी जी ने कह दिया था कि ये खत्म हो गई पैंडेमिक, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और पूरा विश्व के वैज्ञानिक कह रहे थे कि अमेरिका के 3 महीने बाद हिंदुस्तान में सेकंड वेव आएगी और इसकी ग्रेविटी भयानक रहेगी। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने आने से मना कर दिया, रवांडा के प्रेसिडेंट ने आने से मना कर दिया, क्योंकि पूरे विश्व को पता था सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी 5 राज्यों के चुनाव में लगे थे, और इस विभीषिका के लिए पूरी तरह भारत की सरकार जिम्मेदार है। 1 साल तक ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की इन्होंने, जो मार्च 2020 में कैबिनेट सेक्रेटरी ने मीटिंग ली थी, उसके बाद अप्रैल 2021 में दूसरी मीटिंग करती है ये सरकार। ऑक्सीजन सरप्लस होने के बाद तिल कर लोग मरे, तो ये बिल्कुल ठीक कहा, ये तो कार की तरह है, उसे कुरेदना होगा। फिर से जन्मदिन पर बधाई देने का अर्थ है कि उस कार को कुरेदेगी जनता। ठीक है, तिवारी जी आपका जवाब, मैं उसके बाद वापस नहीं, मैं आऊंगा। महेश जी आप चिंता मत कीजिए, पूरा बोलने का मौका मिलेगा, सारी राइट टू रिप्लाई आपको मिलेगी। आप बेहद खुश होकर के जाते हैं हमारी डिबेट से, मैं जानता हूं। देखिए ये तो और अहंकार या फिर मेगालोमानिया की हद है कि ऐसे समय में जब देश इतना बदहाली के दौर से गुजर रहा है, उस समय 5 करोड़ पोस्ट कार्ड, ये आज के अखबार में देख रहा हूं, सेंट्रल पेज में खबर है, 5 करोड़ पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे बूथ से। क्या किया प्रधानमंत्री ने किसी बूथ के लिए? बूथ क्या होता है? खेत से भेजे जाएं, स्कूल से भेजे जाएं, कहीं लोगों का रोजगार हो रहा हो वहां से भेजे जाएं, अस्पताल से भेजे जाएं, थाने से भेजे जाएं। समझ में आता है सरकार का एक संस्थान है जहां पे लोगों की कुछ मदद की जा रही है। बूथ एक राजनीतिक स्थल है, वहां से पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं। थैंक यू मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जो सरकार में आती है चुनाव लड़ने के लिए। अन्य पार्टियां चुनाव लड़ती हैं ताकि सरकार बना सके, जनता के लिए कुछ कर सकें। तो मुझे लगता है कि अगर जो पार्टी हर 2 साल में अपनी आय दुगनी कर ले, जिसके पास अथाह पैसा चुनिंदा कॉर्पोरेट घरानों से आ रहा हो, उसे पैसा खर्च कहीं करना है, तो मोदी जी की तस्वीरें बांट करके पैसा खर्च कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता को चिढ़ाने का एक और प्रयास है। उस दिन देखिएगा देश के करोड़ों बेरोजगार युवा बेरोजगार दिवस मना रहे होंगे, किसान द्रोही दिवस मना रहे होंगे। अगर मैं इस पर जवाब लेना चाहता हूं, इस डिबेट को 3 मिनट और बढ़ाते हैं, मैं जवाब लेना चाहता हूं देश रतन निगम से और महेश वर्मा से एक एक करके। देश जी आपने सुना, मकसद ये है कि किस चीज के लिए धन्यवाद, ये सवाल पूछा जा रहा है। थैंक यू काहे के लिए? देखिए थैंक यू उन लोगों के लिए जैसे कोरोना वॉरियर्स हुए, हम जैसे लोग जो जमीन पे उतर के काम कर रहे थे। पर यहाँ तो थैंक यू मोदी जी हो रहा है, कोरोना थैंक यू कोरोना वॉरियर थोड़ी है। देखिए उन सबका लीडर कौन था ये आप मुझे बताइए। और अभी भी देश और विदेश के सबसे लोकप्रिय नेता है, चाहे वो भाजपा हो, देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी अभी भी है। और अभी एबीपी सीसी वोटर का सर्वे आया, आज ही मैं पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी जीत रही है, सरकार बना रही है। नहीं, मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं, ये डिबेट करने का मकसद ये है कि क्या आपको लगता है कि इससे लोग अपना पास्ट, अपना जख्म, अपना दर्द भूल जाएंगे और वो ये सोचेंगे कि आगे भविष्य में जो सुधार हो रहा है उसके लिए हमें धन्यवाद कहना है और इससे एक छवि सुधरेगी? मैं इसका जवाब दे देता हूं। 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन मिला वो प्रधानमंत्री की तहत मिला। क्या आपका आयुष्मान कार्ड के तहत उनका इलाज बहुत हुआ उसमें? और इतनी सारी
पैकेज दिए गए उनके तहत ही हो रहे हैं और सारे कार्यक्रम। नहीं, पर अगर मैं एक सवाल ये पूछूं देश जी, आप मुझे बताइए, एक प्रधानमंत्री से और एक सरकार से ये एक्सपेक्टेड नहीं है, उसके लिए फिर जनता थैंक यू क्यों बोले? नहीं सर, नहीं देखिए, ये पार्टी का था। फिर तो देखिए थैंक यू का कोई अंत ही नहीं है, फिर हमको इस चीज के लिए भी थैंक यू बोलना चाहिए कि वो पीएम है। सुन लीजिए, बड़े मैं बहुत प्यार से बोलता हूँ, आपसे चिंता नहीं करता। हाँ, और ये भाजपा जो पार्टी है औसत पार्टी नहीं है, ये ध्यान रखें। बूथ लेवल की पार्टी है, बूथ लेवल पे एक्टिवेट कर फिर से अपने पेपर को, चाहे आप उसको इलेक्शन से जो आपकी आवाज थोड़ी आ और जा रही है, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। महेश जी, मैं यही सवाल आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए कि जो काम जो सरकार पर आरोप है कि उसने समय पर नहीं किया और फिर बाद में मजबूरी में आकर के किया, उसके लिए ये ऐसा सोचना कि इसके लिए भी थैंक यू बोला जाए, कोई ऐसा चीज जो सरकार से उम्मीद रहती है, एक्सपेक्टेड होता है कि सरकार करे, उसके लिए थैंक यू क्यों बोला जाए? फिर तो थैंक यू का कोई अंत नहीं है। जैसे महेश जी थैंक यू मेरे कार्यक्रम में आने के लिए। खैर, ये सद्भावनावश और औपचारिकतावश जो है आपने जो बात कही वो समझ में आई, लेकिन जो समझने की चीज है संकेत जी, वो ये है कि क्या गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये दर्ज हो जाना कि सबसे ज्यादा जहां पे राशन खाद्य पदार्थों का वितरण हुआ, लोगों को भूखे नहीं सोने दिया गया, इस महाकाल में जो है लोगों को उन तमाम दुश्वारियों से बाहर निकाला गया, ऐसे प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर अगर थैंक यू कहा जा रहा है, तो क्या ये उन लोगों का अपमान नहीं है जो इसमें शरीक हुए? नहीं, बिल्कुल। मैं आपसे इसीलिए तो ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप अपने ही काडर को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है बीजेपी कि जब ये थैंक यू होगा, जब आप स्कीम की जानकारी लोगों तक लेकर के जाएंगे तो काडर भी मोबिलाइज होगा और लोगों में भी एक छवि सुधारने की कोशिश की जाएगी? ये उसी का प्रयास नहीं है? दूसरी बात संकेत जी, मैं देखिए वो बिल्कुल, आप अगर वो लकीर खींच रहे हैं तो हम, बीजेपी इस तरह की लकीर खींचने के उद्देश्य से ये जन्मदिन नहीं मना रही है, ना उसका चुनाव से कोई लेना देना है, ना राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस तरह की कोई सोच बनी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर प्रधानमंत्री के टीका लगवाने से 75 करोड़ टीका अगर लोगों के लगे हैं तो निश्चित रूप से उस प्रधानमंत्री पे कौन देशवासी गर्व नहीं करेगा साहब? किसको गर्व नहीं होगा? क्या राहुल गांधी पे गर्व होगा जो 4 अगस्त को टीका लगाते हैं? क्या अखिलेश यादव पे ये होगा जो अभी तक टीका नहीं लगवाए हुए हैं, ये कहते हुए कि ये मोदी का टीका है? तो इस तरह के लोगों का जो टीका टिप्पणी है आज के डेट में, वो देश का अपमान है, देश की जनता के अपमान है। टीके पर टीका टिप्पणी नहीं, ये बिल्कुल एकदम लास्ट के 30 सेकंड में देना चाहता हूं राइट टू रिप्लाई घनश्याम तिवारी और अभय दुबे, क्योंकि आपके दोनों नेताओं के बारे में बात की गई है। बहुत जल्दी, टीके पर टीका टिप्पणी मत कीजिए। संकेत जी, मुझे भी समय दे दीजिए थोड़ा। हाँ, आता हूं, एक सेकंड। घनश्याम तिवारी, टीके पर अपनी तस्वीर लगा करके जनता से थैंक यू बुलवाना अहंकार और अंधेपन की पराकाष्ठा है। मेरा जवाब इतना है। ठीक है दुबे जी, जल्दी से 10-15 सेकंड प्लीज। समय रहते टीके की व्यवस्था की होती तो इतना म्यूटेशन नहीं होता और आज देश के हालात ये नहीं होते। उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। विश्व के सारे देशों ने टीके की बुकिंग 1 साल पहले कर ली थी, हमारी सरकार ने पूरे विश्व में सबसे अधिक देरी की, जबकि विश्व का 60% वैक्सीन हिंदुस्तान में बनते हैं। टाइम पर काम किया होता तो पूरा देश थैंक यू बोलता। ठीक है, समझ गया आपकी बात। देशरतन निगम, लास्ट वर्ड। देखिए टीका टिप्पणी करना तो राजनीतिक दलों का हक है, लेकिन काम हुआ और बहुत तेजी से हुआ और 70-75 करोड़ टीकाकरण वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चल रहा है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी एक लेवल की पार्टी है और उनकी सरकार भी है, तो मैं नहीं समझता हूँ कुछ गलत है अगर वो अपने बूथ लेवल वर्कर्स में थोड़ी सी जान डाल रहे हैं। इलेक्शन पास ठीक है, तो आप मान गए फिर ये इलेक्शन से ही जुड़ा हुआ मसला है। नहीं, मैं कह रहा हूँ थोड़ी जान डालने की कोशिश, थोड़ा छवि सुधारने की सारी कोशिश। चीजें, हाँ देखिए एक संकेत जी, सारी चीजें एक साथ चलती हैं। कार्यक्रम की अब जगह चलते हैं, राजनीतिक पार्टियां अपना काम करती है। कोई पार्टी ये कहे कि वो ये नहीं कर रही, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी, बिल्कुल नहीं, सब पार्टियां करती हैं भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। एकदम सही आप कह रहे हैं भाई। अभय दुबे जी, रेणु मित्तल जी, घनश्याम तिवारी जी, देशरतन निगम जी और महेश वर्मा जी, तहे दिल से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सीजन है, सबको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।